अंधे होने के साहब कारण हमारी जगहों का कब्जा कर लिया, हमारा शौचालय रास्ता भी बंद कर लिया। एक तरफ सरकार ज़मीन देती है और दूसरी तरफ कर्मचारी लोग सरकारी आदमी मिल करके उन लोगों से अपना कुछ के पैसा को लेकर के झूठा रिपोर्ट साहब लगा देते हैं। बोलो साहब, ऐसे इंसान को न्याय कैसे मिलेगा? जब से हमें राम सजीवन ने हमें थाने से गाली दिवा दिया और चौकी वालों ने हमारा कागज़ फाड़ दिया था। किसने कागज़ फाड़ा था आपका? चौकी इंचार्ज ने फाड़ा था। हम सब रोड पार नांग के तो शौचालय जाते हैं हम लोग, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे जिससे समय हो। सड़क हाईवे सड़क क्रॉस करके आप लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। आज हमारे साथ स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं दो दिव्यांग व्यक्ति। दरअसल ये जन्म से ही दोनों आँखों से दिव्यांग हैं और ये इनकी धर्म पत्नी है, वो भी दोनों आँखों से दिव्यांग है। दोस्तों, आज के दौर में जहाँ पर एक साधारण व्यक्ति परेशान है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो या फिर न्यायिक व्यवस्था हो, हर व्यवस्थाओं से लोग बाग कहीं ना कहीं परेशान हैं। ऐसे में दिव्यांग व्यक्ति अगर परेशान हो जाएं, मूक बाधिर व्यक्ति अगर परेशान हो तो क्या कहेंगे? आइए बातचीत करते हैं, क्या है इनका पूरा मामला, आखिर किस समस्या से ये परेशान हैं, कब से परेशान हैं और अभी तक इनको न्याय मिला या फिर नहीं मिला, या फिर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम है गुड्डू सरोज। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं ग्राम सभा अंधियारी का जिला प्रयागराज के रहने वाला हूँ। मैं तहसील क्या लगती है आपकी? तहसील हमारा सराउंड लगता है साहब, थाना नवाबगंज लगता है हमारा। अच्छा, ये बताएं आज आप किस समस्या को लेकर आप जो है हमें याद किए? जी, हमें सब इसलिए हमें आपको याद किया होगा, करना पड़ेगा कि साहब हमारे जगह ज़मीन के मैटर है। ज्ञानचंद सरोज, बाबूलाल सरोज हमारी जगह ज़मीन पे कब्जा कर लिए। मेरे माता जी के नाम से ज़मीन नाम है, पट्टा पे है। उस पट्टे पर पहले इंदिरा आवास कॉलोनी रामरती के नाम से पास हुआ था सन 2010 में साहब। पहले वहाँ पे मेरी कॉलोनी बनी थी। ठीक है। सन 2012 में राम सजीवन मेरे माता जी से पट्टा को मांग लिया। उसी ने बोला कि मेरी प्रधानी है, अपना कागज़ दे दो, मैं तहसील में मोहर मार्क लगा दूंगा कि तुम्हारा कागज़ पक्का हो जाएगा। साहब मेरी माता ने कागज़ उठा के दे दिया। ठीक है। 3 दिन के बाद कागज़ वापस कर दिए। उसके बाद सन 2012-13 में साहब उसे ज्ञानचंद सरोज, बाबूलाल सरोज और सुरेश सरोज उसी मेरे ज़मीन पे कब्जा करने लगे। मैंने बार बार सजीवन के पास मैंने गया कि साहब मेरे ज़मीन पे ऐसा हादसा हो रहा है। उन्होंने बार बार बोला कि तुम्हारे पास कागज़ है, उसको तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा साहब, ये भी बीत गया। उसके बाद सन 2015-16 में साहब ज्ञानचंद सरोज, बाबूलाल सरोज उसी में हाथा मारने लगे। उसके बाद सन 2017 आ गया, 17-18 में 19 में हमारे नाम से शौचालय पास हुआ सरकारी। तो जहाँ पे हमारा पुराना कागजात है, ज़मीन है, वहाँ पे मैंने अपना शौचालय बनवाया है। अब बाबूलाल के पुराने मकान के बगल से मेरा रास्ता जाने का है, वहाँ पे आज उस रास्ता को बंद कर दिया गया। हम लोग शौचालय जाने के लिए बहुत साफ तरस रहे हैं। आज तक मेरा न्याय नहीं मिला साहब। मैंने अपने अधिकारी से मैंने बहुत अपील किया, मैंने बहुत मेरे रोया, मैंने बहुत बोला कि साहब मेरा न्याय दिलाइए। उन लोग नहीं रिपोर्ट लगाते हैं, लेकिन साहब झूठी रिपोर्ट लगा के अपना मान जाते हैं। हमें पास ना कोई अधिकारी साहब आते हैं, ना कोई मेरे पास प्रशासन आता है। बाद में मैडम साहब फ़ोन करती हैं कि तुम्हारा समस्या हल हो गया क्या, जो रिपोर्ट लगा दिए हो। मैंने बोला साहब मेरे पास कोई नहीं आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ साहब कि हम एक पैसे के लिए साहब में तरस रहे हैं। हमारी गरीबी, हमारी लाचारी, हमारी मजबूरी साहब यही है। अंधे होने के साहब कारण हमारी जगहों का कब्जा कर लिया, हमारा शौचालय रास्ता भी बंद कर लिया। एक तरफ सरकार ज़मीन देती है और दूसरी तरफ कर्मचारी लोग सरकारी आदमी मिल करके उन लोगों से अपना कुछ के पैसा को लेकर के झूठा रिपोर्ट साहब लगा देते हैं। बोलो साहब, ऐसे इंसान को न्याय कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं, ये दोनों आँखों से दिव्यांग हैं और आज के समय पे जहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, तो लोग बाग कहते हैं कि शायद ये दिव्यांग है, इनको साधारण न्याय मिल जाना चाहिए। लेकिन एक दिव्यांग व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता, पति पत्नी दोनों न्याय की उम्मीद लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई इनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नंबर जारी किया था 1076, जिसमें बताया ये गया था कि अब साधारण तौर पर लोग बाग अपनी समस्या को सीधे मुख्यमंत्री साहब से बता सकते हैं, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। लेकिन 1076 की हकीकत क्या है ये आप जान लीजिए कि आम लोग तो परेशान हैं ही, एक दिव्यांग व्यक्ति भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर से परेशान है।
क्योंकि उस पर जब इन्होंने अपनी सूचना दर्ज कराई तो जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने गलत आख्या लगाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब इनके पास फ़ोन आता है कि जो कंप्लेंट आपने 1076 में दर्ज कराई थी उसका निवारण हो गया है, आप लोगों का आपसी सुलह समझौता हो चुका है। जबकि इनका कहना यह है कि हमारे पास आज तक ना तो जो संबंधित व्यक्ति है जिसके खिलाफ मैंने प्रार्थना पत्र दिया था ना तो वो आया, ना कोई संबंधित अधिकारी और कर्मचारी है जिनको मैंने प्रार्थना पत्र सौंपा था। बावजूद उसके इनका सुलहनामा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर में जो है जो रिपोर्ट थी IGRS थी उसमें सौंप दिया जाता है, रिपोर्ट जो है उसमें लगा दी जाती है, इनको तनिक भी भनक नहीं होती। आज भी अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये दिव्यांग है तो इनको सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं मिल रही हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं, क्या पैदाइशी आप दिव्यांग हैं, जन्म से ही आपकी दोनों आंखें नहीं हैं? नहीं साहब, हमने बोला कि साहब जो मैं 5 साल का था तो मेरी माता ने बताया था कि आपकी आंखों में थोड़ा पर्दा पड़ा था, पर्दा पड़ने के कारण तुम्हारी आँख खराब हो गई जी। अच्छा जी। अभी क्या उम्र है आपकी? सर हमारी समय उम्र है वो 34-35 हमारा लगभग बता रहा है सर जी। अच्छा जी। शादी आपकी कब हुई थी? हमारी शादी सर जी, हमारी शादी हुआ सर जी सन 2017 में। 2017 में जी साहब। बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चे मेरे पास हैं। अच्छा 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है साहब। अच्छा अच्छा। इनके लिए साहब मैं पढ़ाई के लिए बहुत खोज कर रहा हूँ। हाँ। कि मैं सरकार से न्याय मांग रहा हूँ, मैं पैसा कौड़ी के मेरे वो अपना डाल रहा हूँ कि साहब मुझे कुछ खर्चा बर्चा हो, सरकारी तौर से मिले कि अपने बच्चों में हमेशा मतलब कि जीवन परिस्थिति में कर चुकूँ, पढ़ा लिखा लूँ, अपना मैं जीवन बिताऊँ उसी में। हम तो आपको कौन कौन सी व्यवस्था सरकार की तरफ से मिल रही है इस समय? साहब मैं सरकार से तो झूठ नहीं बोलूँगा कि हमें हैंड पंप सरकार ने दिया है। हाँ। ये हमें सुविधा अच्छा हुआ है। ठीक है। और सरकार ने मेरे लिए बिजली का फ्री कर दिया है, ये हमें अच्छा है। सरकार ने मेरे नाम से आवास दे दिया है, मेरे पत्नी नाम से, वो भी हमें अच्छा हुआ है। लेकिन जो मेरे नाम शौचालय सरकार दिया है वो हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है। रास्ते से परेशान हैं आप? अब जी शौचालय हम कहाँ जाएं साहब? हम सरकार से न्याय मांग रहा हूँ, हमारी ज़मीन भी दिलाई सरकार, हमारा शौचालय रास्ता खुलवाए सरकार, हम बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूपी सरकार के कर्मचारी और यूपी सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ही द्वारा जारी किए गए नंबर 1076 का मजाक बनाकर रख दिया है। अगर उस नंबर पर कोई सहायता के लिए फ़ोन करता है तो जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो गलत आख्या लगाकर उसमें रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। तो बताइए किसकी छवि धूमिल हो रही है? आखिरकार कौन है इसका जिम्मेवार जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1076 का मजाक बना रहा है? बताइए। दोनों दिव्यांग व्यक्ति पति पत्नी हैं और ये रास्ते को लेकर अपनी समस्या से परेशान हैं। एक जिन व्यक्तियों को दिखाई देता है वो तो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन जिनको दिखाई नहीं देता है बताइए वो कैसे अपना रास्ता खोजेंगे और किधर से गुजरेंगे, किधर से आएंगे, किधर से जाएंगे? जिन लोगों ने इनको परेशान किया है, जिन लोगों ने इनके ऊपर जुल्म ढाया है, उन लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन दोनों दिव्यांग पति पत्नी को न्याय मिल सके। इनकी पत्नी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा। जोर से बोला। सुमित्रा। सुमित्रा नाम है। हाँ। सुमित्रा जी आप भी जन्म से ही दिव्यांग हैं? नहीं, छोटी सी रही तब। जोर से बोला और जोर से। छोट से मतलब जितने बच्चे हैं तितने रहे तब मम्मी हमारी बता रही थी। अच्छा अच्छा। कि इतनी बड़ी रही तब भी से हुआ। नहीं कहा जाए तो बचपन से पैदा सही सलामत हुई थी, बाद में जो है आंखें खराब हो गई। हाँ। अच्छा कब शादी हुई थी आपकी इनसे? 2017 में। 2 बच्चे हैं? हाँ। अच्छा तो पारिवारिक जो जीवन है आप लोगों को वैवाहिक दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चल रहा है? हाँ। सर मतलब पति पत्नी का सामंजस्य तो अच्छा है? अच्छा है, लेकिन बस ये खाने पीने ये सब चीज़ को तो व्यवस्था नहीं है। ये सब चीज़ तो किन समस्या से आप परेशान हैं सुमित्रा जी? हमारे गांव में पहले शौचालय बना था, हमने बनवाया था कि हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन जो हमारे गांव में जो हाईवे बन गया एकदम घर के बगल से ही बना है। हम सब रोड पार नांग के तो शौचालय जाते हैं हम लोग, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे जिससे समय हो। सड़क हाईवे सड़क क्रॉस करके आप लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं। ये बात सही है? सच साहब। जो मंसूराबाद वाली रोड बनी है हाँ। उसी रोड पे हमारे घर है, उसी रोड पे हाईवे जो नया हाईवे बना है
शौचालय आपको मिला नहीं? शौचालय मिला है, मेरे नाम हाँ। से। मिला है मेरे नाम से, लेकिन जहाँ पुराना घर था वहाँ बना था। और जो बता रहे हैं कि रास्ता बंद होगा, और रास्ता हमारे सामने बंद हुआ था। अच्छा। जब हम आए तो हमें शौचालय मिला था, हम शौचालय बनवाए थे। और फिर उसके बाद में बंद हुआ था शौचालय। तो कुल मिला के गाँव के लोगों ने आपका रास्ता बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया है आने जाने वाला। आने जाने वाला तो आने जाने के लिए आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। सुमित्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? सर, हम कहना चाहते हैं कि हमारी न्याय, अगर जो इस सरकार में अगर हमारी न्याय नहीं होगी तो कौन सी सरकार में होगी न्याय? हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, तभी तो हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। हम लोग कहाँ नहीं गए, हम लोग 10 बार हम लोग लखनऊ हुए आए, वहाँ पे एप्लीकेशन डाली है। गोरखपुर में हमने हुए आए, वहाँ पे एप्लीकेशन डाली है। और यहाँ डीएम किए आए, कमिश्नर साहब के पास गए। हाँ। हमने सकता हूँ एप्लीकेशन, चौकी, नवाबगंज, जनी कई चक्कर गए हुए। हमने सकता हूँ घूम ही आया है, लेकिन आज तक न्याय नहीं आज मिला। तक न्याय नहीं। आते हैं लोग। तो क्या मुख्यमंत्री दरबार में गए थे आप? हाँ, दरबार में गए थे, और गोरखपुर भी गए थे? गोरखपुर भी गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। मिल नहीं पाए, बस एप्लीकेशन डाले थे बस। अच्छा। हाँ। और तो फिर उसके बाद में जब लोग आते हैं, जो प्रशासन आती है, हाँ। तो वहाँ के लोग कह देते हैं कि लोग न दिखाने को फायदा उठाते हैं। ये लोग को दिखा नहीं रहा, इवरे हम लोग को परेशान कर रही है। अच्छा, लोग बाग ये कह के हाँ। कहते हैं कि इनको दिखाई नहीं दे रहा, दिव्यांग है तो दिव्यांग होने का फायदा उठाते हैं। प्रशासन से ये बात कह देती है। अब फिर उसके बाद में प्रशासन से जाके बाद में मिल लेते हैं, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बाद में रिपोर्ट लगा देते हैं। तो उधर से हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन आ जाता है हमारे पास। वो कहते हैं कि तुम लोग सहमत हो गए, तुम्हारी दस्तखत लगी है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग दस्तखत लगाए नहीं है, हमारे पास कोई आया नहीं। तो लोग जब प्रशासन आते हैं, हमारे सबकी फ़ोटो खींच लेते हैं, फ़ोटो खींच के लगा देते हैं। कहते यहाँ देखो हम लोग गए हैं, उनको लोग को फैसला कराए गया है। तो लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, तो हम कहे जब बता रहे हैं कि तुम्हारे फ़ोटो आ रही, हम लोग फ़ोटो खिंचाए नहीं, वो चुप्पे से फ़ोटो खींच लिए, तो हमारी क्या गलती है? हाँ, हमें दिखाई ही नहीं देता। हमें दिखाई नहीं देता, हमारी क्या गलती है? हमारी दस्तखत भी नहीं लगी है, लिया दस्तखत मिला लो। अच्छा, ये बताइए, ये बात सही है कि लोग बाग जो है ये कहते हैं कि ये जो है दिव्यांग है, दिव्यांग होने का फायदा उठाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं? सर, ये बात कहते हैं, लेकिन चौकी वालों ने सभी को समझ जाते हैं, सब जानते हैं हाँ कि इनके न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बाद में पैसा कौड़ी दे करके चौकी वालों को, थाने वालों को, और नेकपाल के सामने हुआ है। हाँ। नेकपाल भी आया था मेरे सामने। वो कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है? ये तहसील साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, कि नेकपाल साहब हैं। ये दोनों के मिल के रिपोर्ट लगा देते हैं। तो रिपोर्ट लगा करके जीवन प्रधान, ये देखिए दोस्तों, राम सिंह प्रधान है, तहसीलदार और लेखपाल तो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। जरा एक बार फिर से सुन लीजिए, दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं, और तहसीलदार और लेखपाल साहब जो है ना, इनको भी नहीं बख्श रहे हैं। आखिर ये हाय की कमाई कहाँ रखेंगे लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब? क्या आप भी चाहते हैं कि इनकी बद्दुआ और इनकी हाय आपको लगे? अगर नहीं चाहते तो फिर इनको न्याय दिलाइए, है ना? जी जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी जांच होती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपके साथ जो है ऐसा अन्याय किया गया है या फिर इस रास्ते को बाधित किया गया है? सब खुद फंस जाएंगे। जांच से आप तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। जांच कराने के लिए तैयार हैं? फुल सब जांच हो गया है, नाप भी हो गया, हाँ, नाप भी हो गया है। हाँ। नाप भी हो गया, नेकपाल ने नापा था। तो मैंने नेकपाल से बोला, साहब कि हमारा जहाँ तक जमीन निकल रहा है वहाँ पे आप अपने रिपोर्ट पे नाप करके हमारा लिख दीजिए, अपना मोहर मार दीजिए, बाकी जो समस्या होगा अपना झेल लेंगे हम। तो नेकपाल हमारा सुनता ही नहीं, हमारा नेकपाल नहीं सुनता, क्योंकि सारा रिपोर्ट उसके हाथ में है ना साहब। अगर वो लिख देगा ना तो हमारा का फैसला हो जाए। नेकपाल लिख भी नहीं करते। नेकपाल लिया क्या तो बड़ा साहब का मजिस्ट्रेट साहब आए रहे थे। हाँ जी, एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए। हाँ, मजिस्ट्रेट साहब आए थे एक फेरी। हाँ। तो नेकपाल को साथ में लेके आए थे। तो मजिस्ट्रेट साहब पूरा नेकपाल से नपवाए थे। तो 150 वर्ग मीटर मेरे कागज में लिखा है, तो उसने पूरा नपाया था। तो मेरे साहब जमीन काफी कर रही है, कम से कम 1 बिस्सा से ऊपर में जमीन कर रही है। आप किससे नाराज हैं? हम साहब, हम इससे नाराज है साहब, नेकपाल से, तहसीलदार से हम जी। थाना प्रशासन से? थाना प्रशासन से, उनसे तो उनके पास हम जा भी नहीं करते, क्योंकि जब से हमें राम सजीवन ने हमें थाने से गाली दिवा दिया। हाँ। और चौकी वालों ने हमारा कागज फाड़ दिया था। किसने कागज फाड़ा था आपका? चौकी इंचार्ज ने फाड़ा था। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? नाम पता है? इसमें अब नहीं है यहाँ पे। नहीं है? नहीं है सर। कौन सी चौकी में गए? चौकी कौन सी लगती है? ये लाल गोपालगंज चौकी है।
पोस्ट लाल गोपाल आप दिव्यांग है, आप चौकी गए थे, आपका कागज फाड़ दिया था जी, चौकी कागज वालों फाड़ ने? दिया था। जी साहब, जी साहब। और गाली दिया था आपको? गाली चौकी वाले नहीं दिया, गाली दिया थाने वाले ने दिया। क्या बोले थे? जब चौकी वाले ने मेरे कागज फाड़ दिया हाँ। तो मैंने थाने आया। हाँ। थाने आया तो मैंने रिपोर्ट लगाया फिर से। तो उठाने वाले ने चौकी भेजा रिपोर्ट। हाँ। तो चौकी वाले ने राम सजीवन प्रधान से फोन से बात किया। हाँ। तो राम सजीवन ने फोन किया थाने में कि उन लोगों को डर भगा दीजिए, उन्हें फर्जी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चौकी वाले ने कहा ए थाने वाले बोला ए सूरदास जाइएगा, आज से बड़ा हिम्मत आइए नहीं तो बहुत मार खाओ जाओगे। ऐसे मुझे गाल दिया, मुझे धमकी दिया, हमके साहब नहीं आएंगे आज के बाद। अच्छा। मैंने हाथ जोड़ लिया कि साहब मैं नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम कहीं आगे जाएंगे, लेकिन हमको न्याय मिलना चाहिए। मुझे डर जैसा मैं भाग गया। इसलिए साहब मैंने ना चौकी भी जब जा रहा हूँ ना मैं थाने जा रहा हूँ, केवल मैं अपने बड़े बड़े अधिकारी में मिलना चाहता हूँ बस। जी साहब, हाँ कि हमारा न्याय मिले, हमारा न्याय मिले, हमारे बच्चों के लिए, हमारी समस्या को देखे, हमारे हर स्थिति देखो, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए। साहब बताइए कैसे हमारा गुजारा चलना होगा, वो हम लोग जानते हैं साहब। बहुत परेशानी के सामना हम लोग झेलना पड़ रहा है हम लोगों के लिए साहब। अच्छा। यहाँ तक की बात आ गई साहब कि हम कहीं जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं तो ज्ञानचंद सरोज, बाबूलाल सरोज हमारे रास्ता लगते हैं कि कहाँ जा रहा है, किसी के लिए कहीं जा नहीं रहा है। यही वो आरोपी जी है जो साहब। आपको परेशान कर रहे जी हैं? साहब, ज्ञानचंद सरोज, बाबूलाल सरोज और सुरेश सरोज और जेमा की सहमति राम सजीवन प्रधान। जी साहब, ये इन मेन लोगों ने परेशान ये करा। 3-4 व्यक्ति, इनसे पूरा हाथ में कागज है नहीं लोग के। अच्छा जी साहब, इसलिए जो ये राम बताइए जी अब क्या कुछ कहना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है साहब से कि मैंने बहुत भागा, मैंने बहुत भटका, मैं अपने सरकार से यही मांग रहा हूँ कि हमें न्याय दिलाए, हमें न्याय चाहिए बस। मैं बहुत भटका साहब, हमें न्याय दिलाइए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए हमें समस्या को दूर करिए साहब। चलिए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ ठीक। बस साहब। तो दोस्तों ये थे वो दिव्यांग पति पत्नी जो अपने गांव के ही कुछ लोगों से परेशान हैं, जिन लोगों ने इनको परेशान कर रखा है, और अपनी समस्या से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। उसके बदले में इनको सिर्फ सांत्वना के अलावा कुछ मिला नहीं। यहाँ तक कि जो संबंधित अधिकारी हैं यानी कि तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब, उन दोनों ने इनको अनदेखा करते हुए गलत रिपोर्ट सबमिट की। फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर को सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय को प्रतिक्रिया के रूप में ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।